की है। और ये सबकी आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें लगता है जब आरक्षण हो ही रहा है तो उसमें जो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए भी रास्ता बने। बिल्कुल सही बात है अंजना जी। हाँ। लेकिन ये आरक्षण पार्लियामेंट और विधानसभा में चुनाव लड़के आने के लिए दिया गया है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार इसमें 3 क्राइटेरिया है, जो कि माननीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। हाँ। कि 3 क्राइटेरिया के तहत चुन के आते हैं, चाहे एससी, एसटी और बाकी जनरल। हमने क्या किया कि हमने इस पूरी व्यवस्था में 33% महिला आरक्षण का हिसाब कर दिया कि अब महिलाएं 33% विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो रिप्रेजेंट करेंगी। आप मुझे बताइए, यहाँ पे सब हम लोग राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, मलूक नागर साहब तो सिटिंग एमपी हैं, आप विश्लेषण ही करते रहती है। 33% महिलाओं का जब आरक्षण हो, आरक्षित सीटें हो जाएंगी, तो ये जो टिकटें बांटेगी कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टी जो आज कह रही है कि इसमें ओबीसी आरक्षण करो, ओबीसी आरक्षण, जो कि संविधान के सम्मत नहीं है। पहली बात, जब टिकटें बांटेगी तो टिकटें बांटते समय किस चीज का समीकरण देखा जाता है कि सरकार ने और ये आंकड़े और इनके आधार पर हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें किसने रोका था? हमारे पास कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं थे, ये सच्चाई है। और इसीलिए विरोध हुआ कि भाई कोटा विद इन कोटा कैसे देंगे आप, और इसीलिए हम लोकसभा में पास नहीं करा पाए, उसको लोकसभा में नहीं रखवा पाए हम, क्योंकि हमारी सरकार माइनॉरिटी की थी। लेकिन 9.5 साल से जो सरकार पूरी तरह से मेजोरिटी की सरकार है, उसको 9.5 साल के बाद जब इंडिया गठबंधन बनता है तब याद क्यों आती है? स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए ये शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये एक सच्चाई है कि आपकी पार्टी के भी सांसदों ने वक्त पर कभी कभी, इससे पहले भी उमा भारती तो हमेशा टिकी रही, आप ही की पार्टी की है, उन्होंने भी ओबीसी की मांग की है। और ये सबकी आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें लगता है जब आरक्षण हो ही रहा है तो उसमें जो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए भी रास्ता बने। अजय जी। बिल्कुल सही बात है अंजना जी। हाँ। लेकिन ये आरक्षण पार्लियामेंट और विधानसभा में चुनाव लड़के आने के लिए दिया गया है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, जो कि माननीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। हाँ। कि 3 क्राइटेरिया के तहत चुन के आते हैं, चाहे एससी, एसटी और बाकी जनरल। हमने क्या किया कि हमने इस पूरी व्यवस्था में 33% महिला आरक्षण का हिसाब कर दिया कि अब महिलाएं 33% विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो रिप्रेजेंट करेंगी। आप मुझे बताइए, यहाँ पे सब हम लोग राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, मलूक नागर साहब तो सिटिंग एमपी हैं, आप विश्लेषण ही करते रहती है। 33% महिलाओं का जब आरक्षण हो, आरक्षित सीटें हो जाएंगी, तो ये जो टिकटें बांटेगी कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टी जो आज कह रही है कि इसमें ओबीसी आरक्षण करो, ओबीसी आरक्षण, जो कि संविधान के सम्मत नहीं है। पहली बात, जब टिकटें बांटेगी तो टिकटें बांटते समय किस चीज का समीकरण देखा जाता है? जातिगत समीकरण। किसी भी जातिगत समीकरण में ओबीसी सबसे भारी पड़ता है। आज की तारीख में भी पार्लियामेंट हो, चाहे बिहार विधानसभा हो, चाहे कहीं की विधानसभा हो, हर टिकट तो जातिगत समीकरण देख के बांटते हैं। महिला हो गई तो ओबीसी महिला को ही टिकट मिलेगा। इसलिए ओबीसी का गाना जो गा रहे हैं ना जात पात तमाम विपक्षी दल, ये ड्रामा है। इन लोगों ने, सच्चाई है कि ओबीसी के लिए कुछ किया ही नहीं। अब मैं शुरू करता हूं, जरा आपको इतिहास में ले चलता हूं, आलोक जी को याद आएगा। काका कालेकर कमीशन 1953 में बनाया जाता है कि समाज की पिछड़ी जातियों पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। 55 में यह रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। 6 साल 55 से लेके 61 पार्लियामेंट में डिस्कशन पे डिस्कशन, डिस्कशन पे डिस्कशन, डिस्कशन पे डिस्कशन। ओबीसी का तो भला नहीं हुआ, कालेकर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है 1961 में। फिर चला गया ओबीसी ठंडे बस्ते में। फिर आती है इमरजेंसी के बाद आपकी जनता पार्टी की सरकार, बीपी मंडल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बीपी मंडल बनाते हैं मंडल कमीशन, और उनको समय दिया जाता है कि आप 30 दिसंबर 1980 तक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। कांग्रेस की सरकार आ जाती है, बीपी मंडल 31 दिसंबर 1980 को ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। इंदिरा गांधी रिपोर्ट एक्सेप्ट करती हैं। इंदिरा गांधी चली गई, उसके बाद राजीव गांधी आए, उनकी सरकार चली गई। 80 से लेकर 90 तक मंडल कमीशन पे एक लोग बैठ के लग गए ताला, कोई काम नहीं हुआ ओबीसी का, ना ईबीसी का, कुछ नहीं। 1990 में हिस्टोरिकल स्पीच है राजीव गांधी का। 1990 में लोकसभा में बात करते हुए, मंडल कमीशन का विरोध करते हुए, जब राजीव गांधी जी ने कहा कि ये दिस इज नॉट अ फैक्चुअल लॉ, ये वास्तविक कानून नहीं है, इससे लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी, इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। और उसी वक्त राजीव गांधी जी का विरोध करते हुए सीताराम केसरी पार्लियामेंट के बाहर निकल के उसी लॉ का समर्थन कर रहे थे, इतने पिछड़े नेता थे। ये तो कांग्रेस की हो गई हकीकत ओबीसी के बारे में। और 91 में जब मंडल कमीशन लगा तो क्या क्या हुआ नहीं हुआ सबने देखा। हमारी प्रतिबद्धता ओबीसी के प्रति कहां से जागती है, मैं 2-3 एग्जाम्पल देके खत्म कर दूंगा। मोदी जी जब पावर में आए तो उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाया।
इसको एक संवैधानिक वैधता दी, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338B के तहत इसको शामिल किया गया। इस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को सिविल कोर्ट की पावर दी गई, जो किसी को भी समन कर सकता है, किसी के अत्याचार पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। प्रोएक्टिव मेजर्स, हमने रोहिणी कमीशन बनाया। रोहिणी कमीशन बनाने के बाद ये लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। आज पार्लियामेंट में, कल भी लोकसभा में और राज्यसभा में सीधा सीधा कहा गया कि सेंसस करवाएंगे, गणना करवाएंगे, उसके बेसिस पे महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो ये ओबीसी का ड्रामाबाजी बंद कर दें। ये लोग कितने ओबीसी के हितैषी हैं ये सबको पता है। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए। मुस्लिम महिला, क्या इस संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण दिया जाता है? ठीक है, अब रुक क्या जाइए। 33% आरक्षण जो आज महिलाओं को मिल रहा है उसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं आएंगी? ठीक है, अजय आलोक जी, अब लौट ये लोग खुद अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जी सीधा जवाब दीजिएगा सर। 2010 में जब आप लोग यही बिल लेकर आए थे जी, तब आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया था? सवाल किससे पूछ रहे हैं पाजी? आलोक जी से पूछ रहे हैं क्या? आलोक शर्मा जी आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी। देखिए, उस समय पर भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं रखा गया था, इसीलिए तमाम घटक दलों ने विरोध किया था कि भाई इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जातियों का, ओबीसी का, तमाम जातियों का रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा नहीं है। तमाम हमारे घटक दलों ने पूरी तरह से इस पर विरोध किया था और यही कारण था कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर जातिगत जनगणना, जो कास्ट सेंसस था, उसको लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य के वो फाइल जो है अभी तक बंद पड़ी हुई है। अरे भाई, आपको 2021 में तो आप करा नहीं पाए जनगणना। 2011 के आंकड़े तो आपके पास थे। 2011 के आंकड़े 14 में जब आप आए, 13 तक वो आंकड़े फाइनलाइज हुए, बल्कि 14 तक हुए वो फाइनलाइज। तो 14 में आकर आप उनको पूरी तरह से देश के सामने रख देते कि भाई जातिगत जनगणना कांग्रेस की सरकार ने ये कराई थी, यूपीए की सरकार ने, और ये आंकड़े और इनके आधार पर हम ये करना चाह रहे हैं। इसमें किसने रोका था? हमारे पास कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं थे, ये सच्चाई है। और इसीलिए विरोध हुआ कि भाई कोटा विद इन कोटा कैसे देंगे आप, और इसीलिए हम लोकसभा में पास नहीं करा पाए, उसको लोकसभा में नहीं रखवा पाए हम, क्योंकि हमारी सरकार माइनॉरिटी की थी। लेकिन 9.5 साल से जो सरकार पूरी तरह से मेजोरिटी की सरकार है, उसको 9.5 साल के बाद जब इंडिया गठबंधन बनता है तब याद क्यों आती है? 9.5 साल क्यों लगे? पिछले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो अभी तक क्यों नहीं देश की जनता के सामने रखें, उसका भी नहीं पता चल पा रहा है हमें तो। और अभी भी जो हो रहा है, अभी फला टाइम पे फिर कास्ट सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक जिस पे डेट ही नहीं है कि कब होगा, आपकी सरकार होगी कि नहीं होगी, किसकी सरकार होगी। आपने एक बिल पास करवा दिया। पहली बार इतिहास में हुआ है महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा कि झुंझुना तो 5 दिन से चल रहा है। हम फिर पूछ रहे हैं कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया, अगर अभी लागू नहीं देना था तो स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? अगर ये दिसंबर में भी हो जाता तब क्या दिक्कत थी? क्योंकि दिसंबर में चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। इनके हर कदम जो हैं रहस्य बना के किस तरह से चुनाव को जीता जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, गृह मंत्री बता रहे हैं, मतलब देश को किस तरह से आप जातियों में बांट रहे हैं, ये पूरी तरह से। अभी अजय आलोक जी ने कहा टिकटों का वितरण जातियों के समीकरण पे होता। बीजेपी करती होगी भाई, कांग्रेस पार्टी जातियों को देखकर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी, कैंडिडेचर, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है, उनको देखकर करती है। इसका मतलब आप जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। मंडल कमीशन में 100 से ज्यादा चेंजेस हुए थे, उसके बाद वो लागू हुआ था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट एज इट इज लागू नहीं हुई थी, और उसके लागू होने के बाद भी बहुत से चेंजेस आए हैं। इसलिए गलत फैक्ट्स देश की जनता के सामने न रखें। और गृह मंत्री महोदय को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि सचिव जो होता है सरकार का सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन आज कई सचिवों के फोन मेरे पास आए कि भाई सरकार ने तो हमें सरकार से ही बाहर कर दिया, सरकारी पद ही नहीं मान रहे हमें, वो कैबिनेट ही केवल देश को चलाती है। ये देश के गृह मंत्री को ज्ञान। चलिए ठीक है, अजय आलोक जी एकदम छोटा सा जवाब, अन्य 4 मेहमानों के पास मुझे जाना है। क्या दो सवाल पहले, नहीं मेन चीज पे आप फोकस हटा मत दीजिएगा। ये सब पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना का क्या हुआ, उस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है आप लोगों ने? अजय जी। हमने तो कभी चुप्पी नहीं साधी, क्योंकि मौन सरकार हमारी नहीं है। मौन सरकार पहले होती थी, इसलिए चुप्पी तो हमने कभी साधी ही नहीं। नंबर 1, पार्लियामेंट में साफ साफ जवाब दिया था गृह राज्य मंत्री ने, जातिगत जनगणना पे और कंसेंसस पे भी। अब दूसरी बात, आलोक जी ने कहा, पहली बात कहा कि हम लोकसभा में नहीं ले गए, हमारी माइनॉरिटी सरकार थी।
पहली बात, माइनॉरिटी नहीं, मिली जुली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। लोकसभा तो आप कभी ले ही नहीं गए, आपने राज्यसभा से ही बिल को ठंडे बस्ते में पारित करवा दिया। किस तरह की मारपीट की सिचुएशन थी उसका भी वर्णन आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सुशील मोदी कर चुके हैं। नंबर 1। दूसरी बात, आप बार बार क्या कह रहे हैं, महिलाओं के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हुआ, सबसे बड़ा धोखा हुआ। अजीब पार्टी है यार, जब जानते बूझते कि हम महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं तो बिल के समर्थन में क्यों आ गए? विरोध करते हैं ना कि महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, हम विरोध कर रहे हैं। दोनों बात कैसे की? दोस्तों डिबेट काफ़ी मजेदार थी। आप लोग को प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।